वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। सीटेट 2024 का पेपर हुआ 21 जनवरी को। हालांकि पेपर विवादों का विषय बना रहा। पेपर के लीक होने की जो पुष्टि हुई, जो संभावनाएं आई, अभी भी विवाद बना हुआ है। एग्जाम जो हुआ है उसके कैंसिल होने की मांग की जा रही है। लेकिन इन सब चीज़ों को, इन सिरों को अगर हटा दिया जाए, पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से देखा जाए, बहुतों ने बड़ी मेहनत करी है और मेहनत करके इस पेपर को दिया है। तो निश्चित तौर पर उम्मीद भी करते हैं कि हमने जो रिस्पांस दिया है, जो हमने परफॉर्म किया, उसका रिजल्ट आउटपुट कैसे आएगा। मैथमेटिक्स की तैयारी आप मेरे से करते हैं और मैथमेटिक्स का जो रिस्पांसिबिलिटी जो उसकी है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी मैं पूरी तरह से लेता भी हूँ। और मैंने सीटेट का जो पेपर अभी हुआ था 21 जनवरी को, उसके जूनियर का हिस्सा यहाँ पर आज पूरी तरह से एनालिसिस करने के लिए मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। 21 तारीख को जितना भी मैथ्स वाला भाग था, ठीक है, इसमें पेडागोजी का सेक्शन मैं नहीं ले रहा हूँ, जो मैथ्स वाला भाग था जूनियर के हिस्से में, उसको मैं अच्छे से डिटेल कर दे रहा हूँ। आप अपने प्रश्नों का मिलान भी कर लीजिए, समझ भी लीजिए, कहीं दुविधा डाउट हो तो उसको दूर भी कर लीजिए। और आगे भी जो तैयारी करने जा रहे हैं, जिनको आगे पेपर देना, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर जब भी मिलता है तो पैटर्न समझ आता है कि कैसे प्रश्न इसमें लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं और किस तरह से इसको हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो हम एक एक प्रश्न की एनालिसिस और उसकी पूरी व्याख्या हम आपके सामने प्रेजेंट कर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, देखा होगा आपने, इस प्रश्न को किया होगा। क्वेश्चन था, किसी बहुफलकी अर्थात इसको हम लोग पॉलीहेड्रन कहते हैं, बहुफलकी के शीर्षों, किनारों और फलकों एफ की संख्याएं 10, 15 और x दिया है। तब हमसे 3x माइनस 12 का मान पूछा है। मैंने बार बार वीडियो जब आपको अलग अलग सेक्शंस के कराए थे, मतलब जब हम प्रीवियस ईयर करा रहे थे, जब हम सोल्यूशन की तैयारी करा रहे थे, उस समय मैंने हमेशा किनारे, शीर्ष, वर्टिसेस, इन सब की बात की थी। जैसे मैंने इस रूम को ही कहा था कि इसको आप एक बहुफलक मानो, बहुफलकी अर्थात पॉलीहेड्रन मानो। देखो ये बहुपद होता है तब, बहुपद नहीं, यह बहुभुज होता है तब जब 2D होता है। 2D मतलब जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, सब 2D होता है, उसे पॉलीगन कहते हैं। जब ये 3D होता है तो पॉलीहेड्रन कहलाता है, अर्थात बहुफलकी कहलाता है। जैसे रूम है, तो रूम आप देख रहे हैं, इसमें आपको पता है कि यह एक तरह से क्यूबिकल शेप में है, क्यूब के आधार के, मतलब या क्यूबाइड शेप में है। घनाभ या घन के आकार का होता है, जिस प्रकार का रूम आपका होगा। फर्श है, छत है, दीवारें हैं 4, और इन सबको डेवलप करने के लिए, जैसे मैंने इस चीज़ की शुरुआत करी इस फिगर को बनाने की, तो आप किसी भी एक बहुफलक की बात करें, अगर सपोज करिए, देखिए हमारे पास मान लो एक घनाभ ही हो, ठीक है, घनाभ ही हो, और घनाभ क्या है या घन है, जो भी आप समझे, तो इसको आपको पता है कि यहाँ पर इसको डेवलप या क्रिएट कैसे किया जाता है। सबसे पहले इसका बेस डेवलप किया, जिसमें 4 वर्टिसेस थे, इसको शीर्ष बिंदु कहते हैं, वर्टेक्स को शीर्ष बिंदु कहते हैं। ये आपका वर्टेक्स होता है, अर्थात शीर्ष बिंदु कहलाता है। नीचे 4 वर्टेक्स थे, ऊपर 4 वर्टेक्स थे, कुल मिला के इसमें देखा गया तो 8 वर्टेक्स बनकर आए, ठीक है, 8 वर्टेक्स बनकर आए। हम लोग यहाँ पर दूसरे सेक्शन की बात करें, किनारों की, अर्थात किनारे अर्थात एजेस। जैसे अगर आप देखेंगे तो फर्श को बनाने के लिए ओ कोना, ओ कोना, ओ कोना, 4 ऐसे ऊपर, तो कुल मिला के 8 थे, 8 वर्टेक्स हो गए। किनारों की बात करिए तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 4 तो नीचे हो गई, ऐसे 4 दीवारों को जोड़ रही है, 4 4 8, और 4 छतों को जोड़ रही है, तो कुल 12 हो गए। तो यहाँ पर एजेस की बात करो, अर्थात किनारों की बात करो, किनारे हो गए 12, करेक्ट है। और अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम इस जो फिगर बनाए उसी की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, इसके बाद नंबर आता है एजेस के बाद सरफेस की, फलक जिसको आप लोग कहते हैं, फलक तो यहाँ पर डिनोट एफ से किया गया है। सरफेस मतलब अगर सोचो, एक फर्श है, एक छत है, 2 हो गई, 2 पीछे सामने की दीवार हो गई, 2 बगल बगल की दीवार हो गई, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसको फेस कहते हैं, सरफेस कहते हैं, सरफेस 6 हो गए। इनके रिलेशन के आधार पर, क्योंकि इस प्रश्न में हमको वर्टेक्स दिया है 10, वर्टेक्स दिया है 10, ये अलग अलग बहुफलक जितने भी होते हैं उन सबके अलग अलग यहाँ पर वर्टेक्स होंगे, शीर्ष होंगे, किनारे होंगे, सबके अलग अलग होंगे। वर्टेक्स दिया है 10, एजेस दिया है 15, और आपको किनारे मतलब फलके दिया है, जो एफ है वो दिया है x। अब कहा है इन तीनों को जिस रिलेशन पर आप सेट करते हो, उस रिलेशन के हिसाब पर आप x की वैल्यू निकालो और उठा के यहाँ पुट करो। तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि कभी भी किसी पॉलीहेड्रन, जो भी आपका बहुफलकी होता है, बहुफलक कहलाता है, उसके जो है वर्टिसेस, एजेस और फलक के बीच का जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को समझिएगा। इसको हम लिख सकते हैं f प्लस बी बराबर e प्लस 2। आप इस रिलेशन को फॉलो करिए, f प्लस बी बराबर e प्लस 2 है ना। तो f की वैल्यू कितनी है, x है, b आपके पास कितना है, 10 है, बराबर e का मान 15 है, प्लस 2 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंफर्म कर लीजिए, 15 2 17, 17 में से 10 निकलेगा 7 हो जाएगा। x की वैल्यू 7 हो गई। अब यहाँ पर 3x माइनस 12 की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 गुणे आप 7 कर दो -12,
तो 3 सत्ते 21 में से 12 निकलेगा। इसका आंसर आप लोगों ने 9 लगाया होगा। 9 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन था। इस प्रश्न का सही आंसर तीसरा ऑप्शन था, 9 करेक्ट सोल्यूशन है। आप इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं के लिए तैयार करके रखिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसका देखिएगा क्या है। आपको इस तरह से एक समीकरण ही दे दिया, मतलब एक आपके पास फिर से एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक एक्सप्रेशन है, क्यूबिक इक्वेशन आप इसको कह सकते हैं, जो लिखा है पी क्यूब एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस पी वाई प्लस जेड, है ना, माइनस जेड के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द पी क्यूब एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस पी वाई प्लस जेड माइनस जेड। कौन सा ऑप्शन इसका एक फैक्टर है? फैक्टर वह वैल्यू होती है, वह समीकरण इक्वेशन होता है जो इस पूरे समीकरण को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। क्लियर? फैक्टर तभी मिलेगा जब यह मल्टीपल्स के फॉर्म में या प्रोडक्ट के फॉर्म में आए। अभी तो सब एडिशन नॉमिनल्स के फॉर्म में है, एक पद दो पद इस तरह के रूप में रखे। पहले इसको ओपन करिए। ओपन करेंगे तो पी क्यूब एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई माइनस पी वाई माइनस पी जेड माइनस जेड, इस तरह से हमने इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद अब इसमें कॉमन लेना शुरू करिए। जैसे यहाँ से कॉमन दो दो का सहारा लीजिए, दो दो दो। चलिए इन दोनों से लेते हैं पी स्क्वायर एक्स, कॉमन किया तो क्या बचेगा? पी प्लस वन, करेक्ट। इसमें से अगर हम लोग यहाँ पर पी वाई कॉमन कर लें तब भी p प्लस वन बनेगा। यहाँ से अगर हम लोग z कॉमन कर लें तब भी p प्लस वन बनेगा, करेक्ट है। अब p प्लस वन p प्लस वन p प्लस वन, और ध्यान देना जब माइनस निकाला था तो माइनस माइनस प्लस, माइनस निकाला था तो माइनस माइनस प्लस। तो p प्लस वन अगर सबसे कॉमन कर दिया तो क्या बचा? p स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड, करेक्ट है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो यह एक फैक्टर होगा इसका जो पूरी तरह से इसको डिवाइड कर सकता है, और यह भी एक फैक्टर होगा जो पूरी तरह से इसको डिवाइड कर सकता है। ऑप्शन में चेक करिए, पी स्क्वायर, क्योंकि इसी फॉर्मेट में सारी चीजें थी, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो आपको दिख रहा होगा। आप लोग एग्जैक्टली इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। होप सो आपको क्लियर भी और समझ में चीजें आई, ठीक है। आपने प्रॉपर देख लिया कैसे करना था, क्या स्थिति थी, कैसा प्रश्न था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आइए। कहा एक 8 अंकीय संख्या है जो लिखा है 9471x9xy 72 72 से विभाज्य है। मतलब आपके पास एक 8 डिजिट की संख्या है, लिखा है इफ 8 डिजिट नंबर 9471x9y2 इज डिविजिबल बाय 72 72 से विभाज्य है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द टू इज नॉट ट्रू, जो कथन सत्य नहीं है। लिखा है, पढ़िए देखिए, तो निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो सही नहीं है, अर्थात ऐसा कौन सा मान है जिसको रख देने से यह संख्या 8 से विभाज्य, सॉरी 72 से विभाज्य नहीं होगी। 72 से कोई संख्या तभी विभाज्य होती है जब वो 8 से कटती है, 9 से कटती है। किससे कटती है? 8 से और 9 से। 8 से कटना और 9 से कटने का सिस्टम आप समझ लो, ध्यान से मेरी बात को देखिएगा। कोई संख्या 8 से तभी कटती है जब उसके अंतिम 3 अंक 8 से कटे, 3 अंक 8 से क्या हो? कटे, करेक्ट है। और 9 से कटने का मतलब सभी अंकों का योग 9 से कटे, सभी अंकों का योग 9 से कटे, ठीक है, 9 से कटे। तो आपको देखिए, जैसे इसमें अगर ये पूछा होता कि कौन से रखने से या 72 से कट जाएगी, तब तो चलो हम उस हिसाब से सोचते, डिफाइन करते। अब आपके पास कंडीशन क्या है? अच्छा, दिस इज नॉट y, दिस इज 2। ध्यान से देखिएगा, दिस इज 2। आपके पास दो चीजें हैं, इसको कंफर्म कर लेना। पहली वैल्यू देखो 9471 x है, और यहाँ पर उसके बाद क्या लिखा है? देखिए 9471x 9y2 लिखा है, दिस इज y2। अब आपको x और y का मान सोचना है कि ऐसा क्या रख देने से यह संख्या 72 से नहीं कटेगी। 72 से ना कटे मतलब 8 से ना कटे और 9 से ना कटे। चलिए अगर हम पहला ऑप्शन रखते हैं 3 और देख, मतलब x की जगह अगर हम 3 पुट कर देते हैं और y की जगह 1 तो किसी हालत में नहीं रख, अच्छा रखने की कोशिश करिए। देखिए अगर रख देते हैं तो 1 2 अर्थात 912 होगा। 8 से काट के देखिएगा, 8 से काट के देखिए, 8 1 के 8, 8 1 के 8, 8 चौके 32, 8 से कट जाएगा। 8 1 के 8 11, 8 1 के 8 3 11, 8 से कट जाएगा, 8 से कट गया यह नंबर। और अगर हम लोग यहाँ पर 9 की डिविजिबिलिटी के लिए सोचे कि 9 से कटने की स्थिति क्या है, तो 9 से कटने का मतलब सभी अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। और देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए 9 से डिवाइड करने के लिए आपको चेक करना होगा। जैसे अभी यहाँ पर इस स्थिति में अगर आपने नोटिस किया कि यह 3 रख दिया, यहाँ पर हमने कितना रख दिया? 1 रख दिया, तो 8 से तो कट रहा है, जबकि हमसे कहा गया कि यह चेक करना है जो ना कटे, ठीक है। लेकिन 8 से केवल काम तो चलेगा नहीं, हमें तो 9 और 8 दोनों को परफॉर्म करना है, चेक करना है, अर्थात 72 से चेक करना है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। जैसे 9 खत्म कर दीजिए, 7 4 11, 1 12, 12 12 3 15, ठीक है।
15, 15 9 24, 24 1 25, 25 2 27। तो अगर देखा जाए तो यार 9 से पूरी तरह से कट रहा है, 8 से पूरी तरह से कट रहा है, तो इससे कट जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं ले सकते हैं। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन चेक करिएगा। अगला ऑप्शन आपके पास जैसे देखो x की जगह 8 है और y की जगह 5 है। 5 रख देने से देखो क्या होगा, 8 से काट के देखिए, 8 1 के 8, 8 1 ये भी 8 से कट जा रहा है। और आप इसको जब कैंसिल करके चेक करोगे तो मेरे ख्याल से 9 से कट भी जाएगा। चेक करके देखते देखिए, 9 खत्म ही कर दीजिए ऐसे ही, 9 इसको भी खत्म कर दीजिए, ठीक है। 7 और 2 ऐसे ही खत्म कर दीजिए, 9 ठीक है। 8 5 13, 13 1 14, 4 18, 9 से कट जाएगा, मतलब 8 से भी कट जा रहा है, 9 से भी कट जा रहा है, तो यह ऑप्शन भी आपके काम का नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। मतलब जिसके रखने से ना कटे उसको आपको सेट करना है, तो यह भी ऑप्शन आपके काम के नहीं है। अब अगला देखिएगा, x 4 है और y 9 है। x 4 है और y क्या है, x 4 है y 9 है। अब थोड़ा इसको चेक करके देखिए, 8 1 के 8, 8 2 16, 8 4 के 32, ये भी 8 से कट जाएगा। कैसे चेक करिए, 8 1 के 8, 1 9, ठीक है, 1 9 और 8 2 16, 3 19, 8 4 के 32, ये भी कट जाएगा। लेकिन उसके बाद डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी है, 9 से। 9 के लिए सोचिए, 9 9 से कट जा रहा है, 9 9 से कट जा रहा है, ठीक है, 9 से कट ही जाएगा। फिर देखो 7 और 2 मिलकर 9 होता है, ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 4 है, 1 5, 5 4 9, ये भी 9 से कट जाएगा, मतलब ये भी नहीं काम का है। अब बचा आपके पास लास्ट में, उसको चेक कर लीजिए, फाइनल हो जाए। अभी अपने पास जो बचा है लास्ट, क्या लिखा है, x बराबर 9 है, x की वैल्यू कितनी है, 9 है, y का मान कितना है, 5 है। y की जगह 5 पुट करिए और x की जगह 9 पुट करिए। तो पहले इसको चेक करिए, 8 1 के 8, 7 15, ठीक है, 8 1 के 8, 8 1 के 8, फिर 15, 8 1 के 8। फिर देखिए यहाँ से अगर डिवाइड करें 952 को, तो कंप्लीटली वैसे भी y एक जगह 5 था, 8 से तो कट ही रहा था। अब 9 की डिविजिबिलिटी और चेक कर लीजिए, कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर यह संख्या क्या 8 और 9 दोनों से कट रही है, हालांकि 8 से तो कट रही है। अब 9 से चेक करते हैं, 9 खत्म करिए, 9 खत्म करिए, 9 खत्म करिए, 7 2 9 होता है, 7 2 9। अब बचा कितना अपने पास यहाँ पर, 1 और 4, 4 1 5, या 9 से नहीं कटेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। इन दोनों को रखने से यह संख्या 72 से डिवाइड नहीं हो पाएगी, अर्थात 8 और 9 दोनों से नहीं कटेगी, इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है, कटने का होता तो आसान था, हम लोग तुरंत डिफाइन कर लेते, ना कटने की है तो चेक करना होगा। और अभी जब लगातार पहला दूसरा तीसरा तीनों ऑप्शन रखने से कट ही जा रहा है, तो आपको लास्ट तक तो पहुंचना ही होगा, ठीक है। इस हिसाब से चेक कर सकते हैं, राइट सोल्यूशन है। और एक चीज और तय कर सकते थे पहले से ही, जैसे अगर हम डिविजिबिलिटी ऐड कर लेते, डिविजिबिलिटी ऐड करके ही कंफर्म कर लेते, शुरू में रख की कोई आवश्यकता नहीं थी, हम दो डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे। अभी जितना आसान हो सके उतना करिए, लेकिन इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। 33वां नंबर थोड़ा सा जैसे कंफ्यूज किया था कि कौन सी संख्या, कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब किसके रखने से नहीं कटेगा। 78 से 72 से विभाज्य, तो इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, एक्स वाई का मान कौन सा, इसके लिए परफेक्टली रेडी नहीं है। तो आपने देखा कि ऑप्शन नंबर 4 हो रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कोई दुकानदार, इसको ध्यान से पढ़िएगा, कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 रुपए में बेचता है, ठीक है। जो उसका प्रिंटिंग प्राइस होता है, प्रिंटिंग प्राइस जितना हम लोग देखते हैं, दाम लिखा होता है दुकानों पर, वस्तुओं के ऊपर, उस पर 28% की छूट देकर 324 में बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य यदि 300 रुपए है, तो उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% की अगर छूट देकर बेचे तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। A shopkeeper sells an article for ₹325 after giving a discount of 28% on the mark price. If the cost price of the article 300, if he sells the article by 18% discount on its same mark price, what will be its profit percent? अब आइए इसका सोल्यूशन किया जाए। सोल्यूशन देखिए ध्यान से, कहा गया था कि 28% की छूट पर 324 में बेचता है। एमआरपी इसकी जो भी थी, उस एमआरपी से 28% की छूट देकर 324 में बेचा गया है। इसका तरीका समझिए, अगर इसको बेचा गया है 324 में, तो हम यहाँ डिसाइड कर सकते हैं इसको प्रिंट कितना किया गया था। जो 28% की छूट है, इसको आप प्रेजेंट करिए तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इसको भिन्न में बनाते हैं बटे 100 करके, तो 4 से भाग होगा, 4 सते 28, 4 25 बार 100 होता है, करेक्ट है। बटे 100 करिए, 4 सते 28, 4 25 बार, इसका मान ये छूट है, तो 25 से 17 निकलेगा, अर्थात 25 अगर उसका एमआरपी है, 7 कम हो गया तो 18, अर्थात 18 का मान आपका 324 है, और 25 का मान आप निकाल दो तो आपको पता चल जाएगा प्रिंटिंग प्राइस क्या थी। 18 में 324 होता है, 18 पंचे 90, 18 दूना 36, 9 45, अर्थात 450 रुपया उसकी प्रिंटिंग प्राइस थी, ठीक है। अब कह रहा है अगर उस वस्तु को उसने 300 रुपए में खरीदा हो, कितने में, 300 रुपए में, और इस वस्तु का जो एमआरपी था उस पर उसने 18% की छूट दी हो। 18% की छूट दिया है, तो 450 का अगर मैं 18% की छूट देता हूं, तो 18% का मतलब ध्यान से देखिएगा 18%, अर्थात 2 9 18, 2 50 बार, अर्थात 50 का जो मूल्य है उसको 9 कम करके 41 में बेचा गया है। कितने में, 9 कम करके 41 में बेचा गया है। तो एक प्रकार से आप लिख सकते हैं, जैसे 450 को
हम लिख सकते हैं अगर 50 से 9 कम करके 41 अर्थात 41/50 लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं 450 गुणे 41 बटे कितना 50, ठीक है। 5 शून्य शून्य 5 9 45, 9 1 के 9 9 चौके 36 अर्थात 369 रुपए में बेचा गया है। अब खरीदा कितने में गया था 300 में, और बेचा कितने में जा रहा 369 में। कितने का बेनिफिट है 69 का फायदा। 69 का परसेंटेज बनाइए, 69 गुणे 100 बटे 300, 300 अर्थात 3 से भाग करिए, 3 से डिवाइड करिए, 3 दूना 6 3 तिया 9, 23% का फायदा होगा ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो ये डिस्काउंट का प्रॉफिट लॉस का एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया था, आपने इसको होप्सो ऐसे ही किया होगा। 23% आपके इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आ जाइए, 36 नंबर। इसको देखिए कैसे करना था, क्या था। एक त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR है, कुछ इस तरह का एक त्रिभुज है, जैसा हम लोग इसको कोई भी किसी तरह से ड्रा कर दो, PQR है। इसने क्या बोला है पढ़िए, कह रहा है कि कोण P है 55 डिग्री, ये 55 डिग्री। इसके अलावा इसने कहा QR 18 है, QR 18 है। निम्न स्थितियों में त्रिभुज PQR एक अधिक कोण विषम बाहु, अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूस एंगल्ड स्केलीन ट्रायंगल, विषम बाहु का मतलब होता है स्केलीन ट्रायंगल। देखिए अंग्रेजी में लिखा होगा इन ट्रायंगल, ट्रायंगल PQR, एंगल P is equal to 55, QR is equal to 18, in which of the following cases triangle PQR can be obtuse scalene triangle, अर्थात विषम बाहु अधिक कोणीय त्रिभुज है। अधिक कोणीय त्रिभुज जानते हैं क्या होता है, वह त्रिभुज, मैंने बताया था इस चीज को, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा होता है, सॉरी 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम होता है, वह अधिक कोणीय त्रिभुज होता है। और उसमें जो कोण होता है, एक ही कोण ऐसा हो सकता है जिसका मान 180 से कम और 90 से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर एक 55 है, उनमें से गारंटीड एक कोण को 90 डिग्री से ज्यादा होना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर विषम बाहु है, विषम बाहु कभी भी 2 भुजाएं या 3 भुजाएं बराबर नहीं रख सकता, उसकी सभी भुजाएं असमान होनी चाहिए। जैसे किसी भी हालत में PQ इज नॉट इक्वल टू QR इज नॉट इक्वल टू PR होना चाहिए, तीनों भुजाएं असमान होनी चाहिए, एक कोण का मान 190 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मैं पहला ऑप्शन लूं तो कोण कहा है 35 डिग्री और PR कहा है 18, जैसे उसने PR 18 कहा मैंने इग्नोर कर दिया, क्यों, क्योंकि बराबर हो ही नहीं सकता है। दूसरा यहाँ भी R 25 दिया है, हो सकता है एक कोण आपका 190 डिग्री के ऊपर आ जाए, लेकिन QR बोला है 18, ते भी नहीं हो सकता है। तीसरा R दिया है 15 डिग्री, R को चलो 15 कर लो, ठीक है ले सकता हूँ, 15 दिया है, और PR का मान ग्रेटर देन 18 है, चलो ठीक है 18 से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, दोनों चीजें। लेकिन ध्यान दीजिए अगर यह 15 है, 15 और 55 कितना होता है 70 होता है, 70 होगा तो जाहिर सी बात है 110 हो जाएगा, मतलब यह अधिक कोणीय बन सकता है। तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी PQ ग्रेटर देन 18, हाँ ठीक है चलो PQ ग्रेटर देन 18 है, लेकिन R का मान अगर हम 65 लेंगे ना, तो 65 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 होगा, तो इसका मान 60 होगा, तब यह अधिक कोणीय नहीं बन सकता था। तो इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। मतलब 2 बातें ध्यान रखनी थी, तो उनमें से एक कोण 90 डिग्री के ऊपर हो जाए और तीनों भुजाएं असमान रहे, अर्थात कोई भी भुजा 18 के बराबर नहीं हो सकती थी, और कोण भी ऐसा सेटल करना था कि एक कोण आपका 90 के ऊपर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यही इसको प्रेफर कर रहा था, उसी के हिसाब से इस प्रश्न का सोल्यूशन बनकर सामने आ रहा था। होप सो समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी समलंब चतुर्भुज, जिसे आप ट्रेपीजियम कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहलाता है, कि जो समांतर भुजाएं हैं 11 और 25 सेंटीमीटर है, उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। बहुत कराया ऐसे प्रश्नों को ना, जब मैं पढ़ा रहा था, अब इसको कह सकते हैं कमेंट से, उस आयत का परिमाप हमको बताना है, ठीक है। समलंब को ट्रेपीजियम, द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर द 11 and 25। ट्रेपीजियम कुछ ऐसे बनता है, इसको बहुत बताया हूँ। एक 25 है जो पैरेलल साइड है, और एक 11 है, ये उनकी असमांतर भुजाएं हैं, और कह रहा है कि उनके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना दे रखा है 12, ये दिया है 12, लिखा है ना, देखो उनके बीच की दूरी 12 दिया है। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड विल बी द 12 सेंटीमीटर। द एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका जो क्षेत्रफल होगा एक रेक्टेंगल के क्षेत्रफल के बराबर है, लेकिन ध्यान रखना उसकी जो लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। तो अगर हमें 3x मानेंगे तो 2x मानेंगे, तो पहली बात तो इसका एरिया निकालो। एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड 11 + 25 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस मतलब 12, 2 छंगे 12 होता है, 25 10 35 एक 36 होगा, 36 गुणे 6 कर दीजिए। तो एरिया जो होगा इसका जो आएगा वही उसका भी होगा, अर्थात 6 × 36 6 × 18 3 21 216 हो गया, यही एरिया उसका भी है।
और इसमें एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अर्थात 3x 2x कितना होगा 6x वर्ग इज इक्वल टू 216, 6 से डिवाइड करें 36 हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 36, x की वैल्यू 6। अब आपको अगर x की वैल्यू पता चल गई तो आपको लंबाई चौड़ाई भी पता चल जाएगी, 6 3 18 और 2 6 12, ठीक है। अब परिमाप निकालना जो होता है ट्वाइस l प्लस बी, 18 प्लस 12, 18 12 30, 30 दूना 60, 60 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो इस तरह से रेक्टेंगल का परिमाप पेरीमीटर हमने फाइंड कर लिया। पेरीमीटर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। ट्वाइस l प्लस बी अप्लाई करिए तो उससे आपका 60 एग्जैक्टली बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मैं जब भी, मुझे लगता है सुपरटेट भी मैंने पढ़ाया है तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं जब मैं रेशियो कराता था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई के साथ व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जैसे अगर आप किसी के साथ अनुक्रमानुपाती हैं, प्रोपोर्शनल हैं, तो आप बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, आप घटोगे तो घटेगा। आप किसी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, जैसे कहते हैं प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, सॉरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। जैसे इस पेन के पीछे की तरफ से हम यहाँ पर देखो, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसको प्रेस करेंगे तो कम प्रेशर लगेगा, निब जिधर है इधर से प्रेशर करो ज़्यादा लगेगा। अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का सिस्टम होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब बढ़ाने से घटे, घटाने से बढ़े। इसने कहा एक्स वाई के साथ व्युत्क्रमानुपाती है तो इसको अनुक्रमानुपाती की तरह ही प्रेजेंट करो, बट रिवर्स करके कर दीजिए, 1/y। ये लिखा ऐसे जाता है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y कहलाता है, ठीक है। अब अगर हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, k गुणो 1/y कर दीजिए। इसने कहा कि है इतना, जब x का मान 3.5 है, x का मान 3.5 है, k गुणे 1/y, y का मान कितना है 2.4 है, तो k का मान कितना हो जाएगा पता है, 3.5 गुणे 2.4, इतना लिख सकते हैं। अब आगे बोला है जब x बराबर 5.6 है तो y का मान बताओ क्या हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। अब इसको हल करना है, जैसे हम इसी पैटर्न को अप्लाई करें, अर्थात k का मान तो आ चुका है, इस पैटर्न को, सॉरी x बराबर क्या है k इंटू 1/y है। अब इसने कहा अगर x का मान 5.6 है, k का मान कितना निकला है 3.5 गुणे 2.4, तो गुणे 1/y, y का मान निकालना है। y अगर उधर जाएगा 5.6 इधर आएगा, तो y का मान कितना होगा बताएं, 3.5 गुणे 2.4 बटे 5.6, करेक्ट है। दशमलव हटाएं, दशमलव हटाएं तो क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56 ना, और 24 × 5 = 120 होगा, मतलब कितना हो जाएगा ये आपका 12 हो जाएगा। 12 बटे कितना कर दो 8, 4 दूना 8, 4 3 12, 3/2 1.5 होगा। अगर आपने 1.5 लगाया है तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन, इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। और इसकी वर्किंग आपने जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से तय करिए, एकदम क्लियर है, आपको समझ में भी आया होगा मेरे ख्याल से। ऐसे प्रश्न अब आगे भी मिलेंगे तो हम लोग कर सकें, ऐसा हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40th, इसका जो है क्या कह रहा है, दो परिमेय अर्थात दो रैशनल नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट दिया है -40/3। दो परिमेय संख्याएं हैं जिनका गुणनफल -40/30 है। उन दोनों में से एक संख्या -5/2 है, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निम्न के बीच स्थित है, घुमाया है, ठीक है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट a इंटू बी आपको दिया है -40/3। पहली संख्या कितना दिया है -5/2, 2 है कि 3, हाँ। दूसरी संख्या निकाल रहे हैं 40/3 है। पहली चीज तो माइनस माइनस से खत्म कर दो। b का मान अगर निकालना है तो 5 × 8 = 40 होगा, ठीक है। 2 × 8 = 16/3 होगा, नहीं, कितना हो जाएगा 5 × 8 = 40 होगा। मतलब एक प्रकार से आप ऐसे करो, इसको मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर आपने देखा कि 40 बटे कितना है 3 है और यह 5/2 आया अपना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर b का मान जैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो माइनस को माइनस से मैंने हटा दिया, ये सही है। अपने को b का मान निकालना है, तो b का मान अगर निकाल रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर लिखेंगे 40/3 और इसको अगर भाग देंगे ना तो 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे, वही वहां पे भी किया है। 5 × 8 = 40 है, 8 दूना 16/3 हो गया, कितना हो गया 16/3। ये करेक्ट किया था वहां पर भी, 5 से डायरेक्ट कर सके 8 दूना 16/3 हो जाता। तो b का मान तो आया, मतलब दूसरी संख्या, लेकिन इसने कहा इसका रेसिप्रोकल करो, पहले इसका व्युत्क्रम करो अर्थात रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 3/16। अब इसने हमसे कहा है कि उसका जो व्युत्क्रम है निम्न में किसके बीच स्थित है, किसके बीच में है। तो जैसे अब ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, तो आप इसको थोड़ा सा भिन्न में बना लीजिए, ठीक है। भिन्न में बनाइए, 3/16 का मतलब क्या होगा, पहला काम दशमलव लगाइए,
एक जीरो बढ़ा 30 हो गया, 16 एक के 16 हुआ, ठीक है, 16 एक के 16, 16 दूना 32 तो जाएंगे नहीं, एक 4 जीरो ना। अभी यहाँ पर 16 सत्ते 16 अट्ठे 128, 1.18 तक जा सकते हैं ना, एक बार चेक करिए। 16 एक के 16, ठीक है, 30 हो गया, तो 16 14 30 होता है, 16 अट्ठे 128 तक जा सकते हैं। अभी इतने पे रुके रहिए, अभी मत जाइए। अब इसको देखिए क्या है, अगर इसको सोचो तो पॉइंट कितना होगा, 4 से अगर डिवाइड करें, 4 दूना 8, 4 पंच 0.25, और ये 0.33 बहुत ऊपर है, बहुत आगे है, इनको छोड़ दीजिए। इसकी बात करिए, 20 से आप 30 को भाग करेंगे, पॉइंट 20 एक के 20, 1 जीरो, 20 पंचे 100, 0.15 हो गया। इसको भाग करिए 9/50 को, पॉइंट लगाइए, 50 एक के 50, 40, 50 अट्ठे कितना होगा, 50 अट्ठे आपका 50 चौके, सॉरी यहाँ पर एक बार फिर से चेक कर लीजिए, जैसे मैंने कहा 50 अट्ठे 400 सही है। 9 को अगर हम 50 से भाग करेंगे, पॉइंट लगाइए, 1 जीरो बढ़ा 90 हुआ, 50 एक के 50 हुआ, 40 होता है, 1 जीरो बढ़ेगा, 50 अट्ठे 200, 0.18। तो ये भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये वैल्यू अभी और ऊपर जाएगी, तो ये भी छोड़ दीजिए। यहाँ पर चलो 0.18 है, सही है, 0.18 एग्जैक्टली है, आप देख पा रहे हैं। और यह 0.20 है, 0.20 है क्योंकि 5 दूना 10 होता है। मेरे ख्याल से यह वैल्यू अपनी जो है ना, इसके ऊपर ही है, इनके बीच आ रही है तीसरे ऑप्शन में। इसमें भी चेक कर लीजिए, 0.2 है और 0.25 नहीं होगा, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। इनके बीच ही स्थित है अपनी वैल्यू, तो अपनी वैल्यू जो 0.18 है, कहाँ पे, 9/50 और 1/5 के बीच में स्थित है। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन तीसरा ऑप्शन होगा। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण, एक समांतर चतुर्भुज है, उसका नाम ABCD है, उसका जो विकर्ण है BD इस प्रकार है। अब चलिए जो है पहले फिगर बनाना पड़ेगा। BD द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैरेललोग्राम बनाओ, ऐसे बना दिया, इसका नाम है ABCD। इसने कहा इसका विकर्ण है, हमने बना लिया, देखो विकर्ण है अपना BD, ये है डायगोनल, ये बनाया इसने, इस प्रकार से मेंशन किया, लिखा CBD दिस एंगल इज इक्वल टू 12x, लिखा है ना। ABD 7y है, ABD दैट इज 7y, ये लिखा है। इसके बाद ADB दिस वन इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री, और CDB अर्थात दिस वन इज इक्वल टू 28 डिग्री है। अब 2x + 3y का मान पूछ रहा है, अर्थात x y की वैल्यू हमें निकालनी है। एक बात मैं आपको बता दूं, उसको थोड़ा समझ लीजिए। दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं ना, उनके बीच एक तिर्यक रेखा ऐसे इंटरसेक्ट करती है, तो आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण आपके जो होते हैं समान होते हैं, जैसे यहाँ A होता तो यहाँ भी A होगा। अब ऐसे सोचो तो यह भी एक पैरेलल लाइन ही है, और एक रेखा इसको ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो इसका अर्थ A बनकर सामने आता है। क्या इसका अर्थ ये बनकर आता है कि जो यह जो 12x होगा, यह जो 12x होगा वो किसके बराबर होगा, 60 के इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर ना, 12x बराबर 60, तो x इज इक्वल टू 5 हो गया। इसी प्रकार से जो 7y होगा वह 28 के इक्वल होगा, अर्थात y इज इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। अब इन दोनों को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, कितने में, यहाँ पर कहाँ गया A, 2 × x की जगह 5 रखो, और 3 × y की जगह 4 रखो, तो 10 और 12 मिलके कितना होगा, 10 और 12, 12 10 22 यहाँ पर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा चौथे ऑप्शन में। तो इस प्रश्न का भी हल देख लीजिए आप लोग, 42 नंबर आपका नोट हो गया होगा। 43 पर आइए, 44 नंबर एक सिंपल सा देखो है तो जोड़ ही घटाओ, लेकिन कंफ्यूज करता है, ऐसे नंबर भी आपको कंफ्यूज करते हैं। अगर आसानी से आपको इसको समझना है तो एकदम क्लियरली करिए, कोई जरूरी नहीं कि वर्बल सोच के करें। इसने कहा x का मान अपने को दिया है 1.011, हाँ 10.11, इसके बाद ये जोड़ है, ये घटाओ है, तो पहले जोड़ने वाला सब लिख लीजिए, 0.1011 जोड़िए, देखो कितना आता है, जोड़ के देखिए 1 112 112 112 1 1 11.2221 है। इसमें से माइनस देखो ए वाला पद है, अर्थात ये बड़ा ही है, तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में आएगी। इसने पूछा था तो x में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 1.1 हो जाए, यही पूछा था हम लोगों से। तो पहले आप सोचो कि इसकी वैल्यू होगी कितनी, 12.101 से 11.222 को 1 को घटाना है। अब देखो कितना आता है, 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचेगा 10, क्योंकि ये आपका पता ही है कि 1 आता 11, 10 में 10 से 2 निकला 8, यहाँ बचा होगा 9, 9 से 2 निकला 7, यहाँ बचा होगा 10, 10 से 2 निकला 8, यहाँ 0, यहाँ 0, 0.8789 हुआ, लेकिन ये माइनस में है। क्या है, माइनस में है। अब इसने हमसे पूछा इसमें क्या जोड़ें किसके बराबर हो जाए, तो आपको क्या जोड़ना है इसमें किसके बराबर हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, 1.1 से
ये पॉइंट जो 8789 है इसको घटा दीजिए, घटा दीजिए तो कितना आएगा, 10 से 9 1 होता है, 9 से 8 1 होता है, 9 से 7 2 होता है और 10 से 8 2 होता है। 0.2211 चौथे ऑप्शन में इस प्रश्न का हल दिया है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का है। थोड़ा सा ध्यान से मन लगा के करना होगा, है जोड़ी घटाओ लेकिन कंफ्यूज करता है। बड़े क्वेश्चन बल्कि आसान होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन छोटी गलतियों में गलत हो जाते हैं। बहुत ध्यान से करने की जरूरत होती है ऐसे प्रश्नों को। इस क्वेश्चन को देखिए, लंबवृत्तीय मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है। क्या दिया है बताइए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया, उसके आधार की परिधि दिया है 110 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन हमसे पूछ रहा था, आपको पता है बेलन ये है बेलन। बेलन में क्या क्या चीजें हमको पता है, बेलन में आपको पता है कि जो बेस होता है सर्कुलर होता है। जैसे अगर हम एक कागज ले लें और कागज को कह दें कि हम बेलन है, देखिए जैसे हमने कागज उठा लिया, अब कागज को ऐसे मोल्ड कर दो, ऐसे फोल्ड करो तो यह बेलन हो गया। ठीक है, इसका बेस देखो सर्कुलर है, ये बेस देखिए सर्कुलर है, तो इसकी अपनी रेडियस होती है, ये भी तय है। इसका जो आधार है ये सर्कल की परिधि है, आधार क्या है, सर्कल की परिधि है। और परिधि आपको दे रखा है, देखो इसका मान हमको 2πr दिया है, परिधि 2πr होता है, जो 110 दिया है, इतनी बातें पता है। और जो ए वाला पार्ट होता है, ए इसका CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया, तो CSA भी आपको दे रखा है 4400, करेक्ट है। अब CSA का फार्मूला क्या होता है जान लीजिए, 2πrh होता है। ठीक है, 2πrh होता है, जिसमें 2πr का मान हमको ऑलरेडी 110 पता है, इंटू h कर दीजिए तो आपको डायरेक्टली h पता चल जाएगा कितना होगा। सीधा देखिए, इससे इसको काटिए, 11 चौके 44, 40 हो गया, h का मान 40 हो गया, अर्थात हाइट कितनी हो गई बोले 40। हाइट 40 हो गई, हमसे आयतन पूछा है, लेकिन अभी अपने पास क्या है, अपने पास रेडियस नहीं पता है, बट हम कर लेंगे यहाँ से। 2 गुणे 22/7 है, गुणे आपका r है बराबर 110 है। ठीक है, 22 पंचे 110 है, 7 पचे 35/2 है, अर्थात r का मान 35 बटे क्या है 2 है, 7 पचे 35/2, ये आपकी रेडियस है, रेडियस है और हाइट है, और सेंटीमीटर में है, ध्यान रखना। और हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, वो भी किस में, वो वॉल्यूम जो निकालना है अपना, वो निकालना हम लोग को मीटर क्यूब, मेरे को लिखा होगा, तो आप इसको भी कन्वर्जन पर लेके जाओगे। पहले तो आप वॉल्यूम सोचो क्या है, πr²h। ठीक है, पाई का मान 22/7, r का मान आपका 35/2 गुणे 35/2 गुणे h मतलब 40। ठीक है, ये जो आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब है तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 मतलब 6 जीरो रहेगा, डिवाइड करेगा जो इसको। अभी पहले इसको सॉल्व करिए कितना आता है। ठीक है, अभी बाद में उसको हम डिवाइड करके बता देंगे कितना होगा। 7 पचे 35 होता है, करेक्ट। 2 से काटिए, 2 दूना 4 होता है, 4 दहम में 40 होता है। अभी 22 पंचे 110 हो गया, 110 है, गुणे 35 है, गुणे 10 है, तो जो जीरो वाले पार्ट हैं उसको लाके यहाँ रख दीजिए, इससे जो जीरो खत्म हो खत्म कर दीजिए। ठीक है, अभी बस आप क्या करो, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 11 तो यहाँ 33, 33 5 कितना होता है 38 होता है, 33 5 38 होता है। 4 अंक पर जीरो मतलब यहाँ पर लगाना है हम लोगों को, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी होगी। 4 अंक या 4 अंक पर ना 385 है, अगर हम 2 जीरो बढ़ा दें, 1 जीरो लगा के ऐसे सेट कर दे, देखो 4 अंक पे जीरो लगाना है, 0.0385 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ये इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखिए हमको पता होना चाहिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होगा, करेक्ट। तो जब भी कभी अगर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 100 की पावर 3 से हमें इसको डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो संपूरक, आसान क्वेश्चन था। 2 संपूरक अर्थात सप्लीमेंट्री कोणों का अंतर दिया था, इनमें से छोटा कोण P था, 3P - 50 डिग्री हमको बताना था। ठीक है, आपको पता है 2 संपूरक कोण, अगर एक A है दूसरा B है, दोनों का डिफरेंस दिया है आपको 20, और संपूरक कोण अर्थात सप्लीमेंट्री कोण कहते हैं किसको है, जो जुड़कर 180 होते हैं, मतलब जोड़ पता है 180। जब भी कभी 2 टर्म हमको ऐसे दिए जाएं कि एक में जोड़ दिया हो दूसरे में डिफरेंस, तो आप छोटा और बड़ा तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे इसने हमसे छोटे की बात करी, छोटा कोण P है, तो छोटा कोण P है, छोटे की वैल्यू अगर निकालनी है तो उसको P ही मानिए, और क्या सीधा सीधा लिखिए, तो अंतर करके बटे 2 करिए। यहाँ पर 180 से 20 निकाल दीजिए, 160 बटे कितना होगा 2, मतलब 80 होगा। छोटा कोण कितना होगा 80। अगर बड़ा कोण निकालना होता तो जोड़कर 2 से भाग करते, 200 बटे 2 करते, 100 होता है, लार्जेस्ट एंगल होता। 100 और 80 देखिए 180 होता है,
और अंतर 20 है। तो छोटा कोण 80 आया, यहाँ पर लिखिए 3 गुणे 80 माइनस 50, ठीक है। 8 त्रिक 24 होता है, 240 माइनस 50 करिए तो कितना हो जाएगा 190। 190 डिग्री इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, पहला ऑप्शन 190 डिग्री करेक्ट है। आपने देखा छोटा कोण हमसे कहा था, हमने छोटा कोण निकाला 80, लिखा था 3p, 3 गुणे 80 कर दो, 3 गुणे 80 240 माइनस 50 करिए 190 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके सर्ट्स इंडिसेस का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से ऐसे प्रश्नों को करना चाहिए। जैसे x अपान वाई की वैल्यू दे रखा है, हमसे x अपान वाई प्लस वाई अपान एक्स का इनवर्स पूछा है, ठीक है। तो आपको जैसे x की वैल्यू देखो कितना दिया है, x अपान वाई ही देखिए, दिया है -1/3 की पावर -3 है, और डिवाइड बाई कितना है 2/3 की पावर -4 है। आपको यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, या हम यहाँ से जो भी निकाल सके, मतलब जैसे निकाल करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी, आंसर तो आ ही जाएगा। थोड़ा इसको सिंसियरली देखिए क्या है, जैसे आपको पता हो अगर a की पावर -n है तो इसको हम 1/a की पावर n करते हैं, साइन बीच का नहीं बदलता है। जैसे अगर आप इसको सोल्यूशन करेंगे ना, इसको आप लिख सकते हैं -3 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे है तो भाग हो जाता है, ये भी साइन माइनस की है, तो साइन माइनस की है तो पहले इसको आप पहले ऐसे डिवीजन में रखिए, फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे। डिवीजन में ही रखिए और इसको लिखिए 3/2, 3/2 की पावर कितना है 4 है, 3/2 की पावर 4 है, करेक्ट है। अब आप इसको लिखिए -3 की पावर 3 है, गुणे कर दीजिए, 2 की पावर 4 होगा, 3 की पावर 4 होगा, 2 की पावर 4 होगा, 3 की पावर 4 होगा। देखो ये माइनस साइन तो बाहर आ ही जाएगा, माइनस आ जाएगा तो इसको आप प्लस कर सकते हैं, वो पता है पावर अगर ऑड होती है तो साइन माइनस आता है। यह जाकर के इसको 3 की पावर 1 बना देगा, मतलब ये 16/3 हो गया, 16/3 हो गया, लेकिन माइनस में, अर्थात x बटे वाई का मान जो है वो -16 कितना हो गया 3 हो गया। ये x बटे वाई की वैल्यू है, ठीक है। अब x अपान वाई की वैल्यू है, अब आपको जैसे जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से चलिए। जैसे हम क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन अगर सोचा जाए तो x की जगह और y, x अपान वाई आपके पास देखो लिखा है, लिख दीजिए -16/3, ठीक है। और y अपान x कर दीजिए तो आपका यह टर्म भी नेगेटिव ही हो जाएगा, -3/16, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी पावर -1 है, तो 16 में 256 होता है, ठीक है, 256, और यहाँ पर कितना माइनस है तो जुड़ना ही तय है, माइनस बाहर हो जाएगा, और 3 तिया 9 होता है, ठीक है, 3 तिया 9 है, बटे कितना 16 तिया 48 है, और ये पावर कितना है -1 है, और ये बाहर साइन माइनस के, तो अंत में जो टर्म आएगा उसको माइनस लगा दीजिएगा बस। 9 6 15 होता है, 5 1 6 होता है, और 265/48 है नेगेटिव में, लेकिन यहाँ याद रखिए पावर -1 है, तब उल्टा करना होगा, अर्थात यह 48/265 होगा, जो कि माइनस में पहले ऑप्शन में दिया है, 48/265। क्लियर है, कुछ नहीं, रिवर्स कर दीजिए, माइनस का प्लस हो जाए, बस सिंपल सी बात है। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका 48/265 है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। इस प्रश्न का हल हो गया। इसका क्वेश्चन देखिए 50वां। मैंने इस तरह के प्रश्न आपको कई बार कराए थे जब मैं पढ़ा रहा था उस समय। अब आप देखिए ध्यान से, ए दिया है कितना -2x² प्लस 12x है, बी दिया है आपको, बी कितना दिया है, जैसे यहीं पे देखता हूं मैं, यहाँ पर कैसे क्या करना है आपको कंफर्म हो जाएगा। ए की वैल्यू दिया है, बी की वैल्यू दिया है, सी की वैल्यू दिया है, डी की वैल्यू दिया है। इसने पूछा a + b + c - d में x² और x के गुणांक मतलब कोफिशिएंट का योग बताना है। तो पहला काम आपको क्या करना है, a + b + c - d करना है। a का मान कितना है -2x² प्लस 12x, b का मान कितना है +11 - 8x + 3x², जैसे वैसे लिख रहा हूँ, प्लस c का मान है 17 - 4x² माइनस d, माइनस करेंगे साइन बदल जाएगी, तो -x² प्लस x माइनस प्लस 3, ठीक है। ये हो गया a + b + c - d हो गया। क्लियर। अब आप जितने x² वाले टर्म्स हैं उनको साथ में कर लीजिए, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, और ये भी वैल्यू है साथ में, 4 टोटल x² वाले टर्म्स हैं। 2x², ठीक है, पहले नेगेटिव देखो, -4 -1 -5 हो गया, -5 -7 है, -7 से 3 निकलेगा तो -4x² हो जाएगा, ठीक है, -4x² हो जाएगा। x वाले टर्म देखिए 12x -8x 4x हो गया, 4x हो गया, और 4x में ये आपका 1x जुड़ेगा तो 5x हो जाएगा। इतने की जरूरत है, तो आपको कंफर्म हो गया कि इसका गुणांक कितना है, इसका गुणांक a, इसका गुणांक जो है x² का गुणांक -4 है,
और x का गुणांक 5 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। 1 है पहला ऑप्शन। गुणांक मतलब कोफिशिएंट जो वेरिएबल के पहले अप्लाइड होता है, जैसे 2x है तो x का गुणांक 2 हो गया। उसी प्रकार से जब हल किया तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म -4x² है, इसके पहले जो वैल्यू है तो इसका कोफैक्टर है, कोफिशिएंट है, इसके पहले जो है इसका कोफिशिएंट है, तो दोनों कोफिशिएंट्स का एडिशन पूछा है तो -4 + 5 आपका 1 आ रहा है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहा है 52, अब ध्यान से देखिएगा तो समझ में चीजें आ जाएंगी और इसको कंफर्म कर लीजिए हम सभी लोग। देखिए क्या है, त्रिभुजों ABCDEF में एंगल B दिया है 90, BC दिया है 8 सेंटीमीटर, एंगल A दिया है 40। जैसे आप एक त्रिभुज बना लीजिए, सबसे पहले त्रिभुज ABC और इसमें B है 90, B क्या है 90, A है, B है, C है। ये देखिए B है 90, BC कितना दिया है 8, कोण A दिया है 40 और दूसरा एक त्रिभुज है DEF, उसमें ध्यान से देखिएगा, जैसे एंगल सेट किया उसी हिसाब से नीचे ऊपर सेट करेंगे। यहाँ पर हम D को नीचे करेंगे, ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर E को नीचे सेट करेंगे क्योंकि E पर 90 है। इसके अलावा भी जैसे इसने हमको कहा है DE अर्थात इसको रखिए 8 सेंटीमीटर, यहाँ D चला गया, A ऐसे चला आया। और एक बात और देखो, एंगल EF पर 40 है, एंगल EF पर 40 है, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एकदम क्लियर हो गया होगा, जैसे जो त्रिभुज आपको ABC के फॉर्म में दिख रहा है वही FED के फॉर्म में दिख रहा है। अब आप यहाँ देख रहे हैं 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, कंफर्म। एक एंगल 40 है, एक एंगल 40 है, भी कंफर्म। मतलब एक दो कोण इक्वल हो गए और एक भुजा देखो 8 है तो यह भी 8 है, ये भी तय हो गया कि यह भी कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सर्वांगसम। लेकिन करस्पॉन्डिंग के हिसाब से चलिएगा तो त्रिभुज ABC होगा किसके साथ, FED के साथ, ट्रायंगल। यहाँ बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, पता चले लगा कि त्रिभुज तो वही है लेकिन हम लोग DEF लिख दे तो गलत हो जाएगा। FED के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, तो त्रिभुज ABC इज कॉन्ग्रुएंट बाई FED। और FED में भी ध्यान देना, आपको दो प्रकार से दिया है, एक RHS दिया है, एक AAS दिया है। RHS से नहीं है क्योंकि आपको हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं दे रखा है। 90 को देख करके लोग के मन में हाइपोटेन्यूज RHS का भी दिमाग में आएगा। तो पहला ऑप्शन AAS के फॉर्म में, अर्थात एंगल साइड के रूप में यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी सिद्ध की गई है। तो त्रिभुज ABC त्रिभुज FED के साथ कॉन्ग्रुएंट है लेकिन AAS के रूप में है, RHS के रूप में नहीं। देखो यहाँ पर है ऑप्शन एक RHS के रूप में, तो RHS के रूप में यहाँ पर आंसर नहीं सेट होगा। तो राइट सोल्यूशन आपका कितना हो रहा है, राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप इसको अच्छे से देखिए, समझिएगा, कंफर्म करिए क्या दिया है प्रश्न। 3 संख्याएं हैं 2, 3, 4 के अनुपात में है। किसमें, 2, 3, 4 के अनुपात में है। उनके घनों का योग इतना दिया है, इन तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, ठीक है। घनों का योग दिया है आपको, तो अगर कभी ऐसी संख्याएं दी है तो इसको 2x मानिए, इसको 3x मानिए, इसको 4x मानिए। घनों का योग दिया है 33957, तो आप इसको लिख क्या सकते हैं, 8x क्यूब, 27x क्यूब, हाँ, और 4 चौके 16 चौके 64x क्यूब बराबर कितना है 33957। इन तीनों संख्याओं का डिफरेंस, तीन संख्याओं का योग पूछ रहा है आपसे। 27 8 35 और 35 64 कितना होता है, 5 4 9 और 6 3 9, 99x क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू 33957 है। x क्यूब की वैल्यू देखो निकालना है तो आप सबसे पहले इसको कैंसिल करो, 11 9 99 होता है, 11 3 33 होगा, 0 कर दीजिए, 11 8 88, 11 7 77 होगा, 9 से और डिवाइड करिए, 9 3 27 होता है, 27 3 8, 9 चौके 36 और 9 3 27, 343 होगा। इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा, 7 का घन होता है, 7 होगा, x का मान 7 हो गया। कह रहा है तीनों संख्याओं का योग, अनुपाती पदों को जोड़े, 2 3 6, 2 3 5 4 9, 9 गुणे आप 7 कर दो, 63 हो जाएगा, जो आपको तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का 63 राइट सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार है कि उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है, मतलब कंजुगेटिव फॉर्म में है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो क्रमशः 3 5 और 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है तो योगफल 99 प्राप्त होता है। जैसे पहला अगर x है तो दूसरा x + 1 है, तीसरा x + 2 है। क्रमागत पूर्णांक कैसे लिखे जाते हैं, एक एक का डिफरेंस होता है। पहले को 3 से गुणा किया जाता है, दूसरे को 5 से गुणा किया जाता है और तीसरे को 2 से गुणा किया जाता है। सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 3x + 5x + 5 + 2x + 4 बराबर कितना आ गया, बोलिए 99। 3 5 8 8 2 10, 10x और बराबर 5 4 9 होगा, बराबर 99 हो गया। तो 10x = 90 हो गया, तो x = आपका 9 हो गया। x की वैल्यू कितनी हो गई, 9,
तो हमसे पूछा आरंभिक मतलब x का मान अगर हमारा 9 है तो पहली संख्या 9 है, अगली संख्या 10 है, अगली संख्या 11 है। आरंभिक पहले तथा तीसरे पूर्णांक का योग 11 9 बोलिए कितना 20, चौथा ऑप्शन। ठीक है 20। आगे बढ़िए, आपको दिया गया है इस तरह का क्वेश्चन देखिए बनता है। निम्न सारणी एक आपको पाई चार्ट दिया गया है, पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है सारणी के अकॉर्डिंग। और लिखा है कि निम्न सारणी किसी डिब्बे में रखे गए विभिन्न फलों की संख्या को दर्शाता है। यदि उपरोक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाए तो उस त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा जो सेबों की संख्या दर्शाता है। सेब है 56 और टोटल कितने हैं, देखो सेब कितने हैं 56। कभी इसको परसेंटेज के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और त्रिज्यखंड कोण भी बना सकते हैं। सर्कल पर आपको पता है कि यह सेक्शन एक कोण के हिसाब से प्रेजेंट किया जाएगा। और उसको अगर बनाना है जो 56 है इंटू 360 करिए, क्योंकि इसका कंप्लीट एंगल कितना होता है 360। जैसे परसेंटेज में 100 होता है उसी प्रकार से 360 होता है। और टोटल जोड़िए कितना है 56 और 44 100 हो गया, 100 और 38 और 42 80, 180 210, 210 है ना, जोड़ के देख सकते हैं आप लोग। 56 44 100 और 38 और 42 80, 180 30 210, 210 से भाग कर दीजिए। ठीक है, एक जीरो कैंसिल, 7 3 21, 7 8 56, 3 से 12, 12 8 96, 96 डिग्री आएगा 96 इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए 57 नंबर आप ध्यान से देखिएगा। ऊपर से खुला हुआ एक बक्सा है, 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाह्य लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 1.48, 1.16 और 83 सेंटीमीटर है। आधार बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई इसकी आंतरिक सतहों पर 150 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का लागत खर्च क्या होगा। देखो जैसे अगर कभी भी बक्सा इस प्रकार से बना दे, बक्सा इस प्रकार से बना दे और ऊपर से जैसे इसने कहा खुला है, ये भी ध्यान देने की बात है। ठीक है, बक्सा अगर जैसे हमने बना दिया, बक्सा हमेशा क्यूबाइड की शेप में जैसे इसने बनाया है, तो आपको ये देखिए ऊपर दिख भी रहा होगा खुला है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है खुला खुला दिख रहा है ना यहाँ पर। तो इसलिए हमसे कहा कि इसको हमें क्या कराना है, पेंट कराना है। लेकिन ये ध्यान रखो कि इसकी जो बाह्य लंबाई है, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला सेक्शन पूरा 1.4 कितना है 1.48 है। और चौड़ाई कितनी है, ये वाला हिस्सा 1.16 है और ऊंचाई कितनी है 83 है। अब इसने हमसे कहा कि आधार आप जानते हैं, आधार मतलब रेक्टेंगल के फॉर्म में है, लंबाई गुणे चौड़ाई के रूप में है। इसकी आंतरिक सतहों पर 150 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का खर्च कितना आएगा। तो एक बात ध्यान रखिए, ऊपर का ढक्कन मतलब छत पे कुछ नहीं करना है, नीचे वाला ये कन्फर्म है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, लेकिन आपको पता है कि यह आंतरिक लेंथ है। और वो भी ध्यान से समझिएगा, 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है 3 सेंटीमीटर, बाहर से देखो 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का दिया हुआ है। और इसकी बाह्य लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, ये लोग बाहर की तरफ से देखने में दिख रहा है। इसका मतलब आंतरिक अगर देखेंगे, आंतरिक तो आपको 3 इधर से 3 इधर से, मतलब ये जो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ध्यान से समझिएगा ये मीटर में दिया है और आपको पता है कि इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3/100 होगा, 0.03 आएगा। 0.03 उधर से 0.03 उधर से जब घटाएंगे इसमें से तो 0.06 घटेगा, 1.42 हो जाएगा। जो आंतरिक लंबाई होगी 1.42 होगी। ऐसे ही आंतरिक चौड़ाई अगर करेंगे तो -0.06 करेंगे। ठीक है, यह कितनी हो जाएगी पता है, ये आपकी हो जाएगी 1.1 हो जाएगी। लेकिन ध्यान देना जो ऊंचाई है, ऊंचाई के हिस्से में आपको 83 से केवल 83 है ना, 83 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर है, 83 से केवल 3 घटाना है तो 80 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, वहीं पे नीचे रुक गया है क्योंकि ऊपर ढक्कन खुला हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जैसे हमें कॉस्टिंग निकालनी है, टोटल कॉस्ट कितना आएगा। तो टोटल कॉस्ट में लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिए, 1.42 गुणे कितना कर दीजिए 1.1 कर दीजिए। ये इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जो पूरा बाकी है इस फर्श को छोड़कर, जैसे हम कमरे में बैठे हैं तो फर्श ले लें, छत छोड़ दीजिए, बाकी 4 दीवारें मतलब लेटरल सरफेस एरिया, तो हो जाएगा ट्वाइस L + B × H, L + B × H, अर्थात 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है 1.42 प्लस 1.1 गुणे H कितना है 80। 80 को भी आप लिख दो 0.80, क्योंकि इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लें 0.8। ठीक है, 0.8 कर दें तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, जोड़िए 2.52 2.52 हो गया, गुणे 0.8 है। ठीक है, अब आपको इसको टोटल ऐड करके अर्थात इसका पूरा प्रोडक्ट करिए, मतलब कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10 के शून्य हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 5.04 गुणे 0.8 करिए। जब हमने इसको इससे गुणा किया तो देखिए, गुणा करके देखिए 8 चौके 32 के 2 हासिल 3
और 3 हो गया, 8 पंचे 40 होगा, और 3 स्थान पे दशमलव लगेगा, 4.032 आएगा। अब ये तो एरिया हो गया किसका, चारों दीवालों का, और आधार कितना है 1.562 है, दोनों को ऐड करिए। 1.562 में अगर हम 4.032 ऐड करते हैं, 2 2 4 6 3 9 5 हुआ, और ये 5.594 आया। ये टोटल मीटर क्या आया, स्क्वायर आया। इस एरिया को पेंट कराना है, रेट कितना दिया है बताएं, 150। 150 से इसको गुणा कर दी, टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। 5.594 है। अगर हम इसको लगभग सोचे तो 15 × 5 = 75 ऊपर जा रहा है, और लगभग सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 0 बढ़ा के रख लीजिए, 15 × 4 = 60 की 0 हासिल 6, 15 × 9 = 135, 135 से 141, कैरी 14, 15 × 5 = 75, 75 10 85 4 85 4 99, 85 4 89, 9 हासिल 8, 15 × 5 = 75, 75 और 8, 75 8 83 होता है। 839.10, ये जो ऑप्शन नंबर 3 है इस प्रश्न का हल है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का हल है, एग्जैक्टली आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यदि आंकड़ों 30, 8, 7, 3, 17, 15, 21, 24, 29, 23 का माध्यक मतलब मीडियन x है, मतलब ये आंकड़े दिए गए हैं, 30 है, 8 है, 7 है, 3 है। आपको पता है कि अगर माध्यिका निकाली जाती है तो माध्यिका निकालने के लिए आंकड़ों को ग्रुप किया जाता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर आप इनको भी ग्रुप करेंगे तो सबसे पहले 3, फिर 7, फिर 8, इस क्रम में जाना होगा, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना होगा। कह रहा है इन आंकड़ों में 3 को 33 से और 8 को 18 से प्रतिस्थापित कर देते, हटा देते। 3 की जगह क्या रख दे, 33, तो मतलब शुरुआत 7 से हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज 8 को 18 से लीजिए, एक और यहाँ पर 8 को 18 से अच्छा यहाँ पर स्थिति है 3 को 33 और 8 को 18 से प्रतिस्थापित कर दिया, हटा दिया गया, मतलब 3 की जगह 33 कर दिया, 8 की जगह 18 कर दिया, शिफ्ट हो जाएगी। तो इसने हमसे पूछा कि प्रतिस्थापित करने पर आंकड़ों माध्यक y है, y और x का अंतर, मतलब पहले जो हमारे पास x था अभी क्या हो गया, y हो गया। तो ऐसे के लिए आपको कुछ करना नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 30 का, इन दोनों का 10 का, 10 30 40, 40 बटे आप क्या कर दो, 40 बटे आप कितना कर दीजिए, देखिए यहाँ पर आंकड़े टोटल गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग कर दीजिए, 40 बटे 10 करेंगे 4 आ जाएगा डिफरेंस, बस सिंपल सा 4 डिफरेंस लगा दीजिए, उत्तर हो जाएगा। बाकी आप करके देखें पूरा डिफाइन करके तो आंसर तो आएगा ही, आप निकाल के देखिए माध्यिका कुछ आएगी, फिर आप प्रतिस्थापित कर दो, 3 की जगह 33 कर दो और 8 की जगह 18, फिर से आप चेक करिएगा तो माध्यिका आपकी एग्जैक्टली जो अभी आएगी पहले में कितने का डिफरेंस रहेगा, 4 का, तो 4 इसका राइट सोल्यूशन होगा, पहला ऑप्शन। मैं यहाँ पर अपने सेक्शन का अंतिम प्रश्न कर रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छे से लास्ट देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़िएगा, हालांकि पेडागॉजी रिलेटेड प्रश्न है लेकिन पूरी तरह से मैथ्स रिलेटेड है। मैथ्स में कई सारे पेडागॉजी के प्रश्न मैंने नहीं कराए, उसको अलग से सेशन में मैं कंप्लीट करा दूंगा, इसको पहले आप लोग आज कवर कर लीजिए। कक्षा 6 की एक गणित की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखा। प्रातःकालीन शहर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, पर्सन 1, पर्सन 2 और पर्सन 3 एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, करेक्ट। उनके कदम की लंबाई क्रमशः 70 और क्या है 85 और 95 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम दूरी तक चले कि पूरे कदमों से तय कर सके, एक डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, वह संख्या जो प्रत्येक से पूरी तरह से कट जाए। इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, पूरी तरह से कटने के लिए आप लीस्ट पोजीशन पर अगर पहुंचना चाहते हैं तो आप एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या पता करते हैं, एलसीएम। तो समानुपात की अवधारणा नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन इज नॉट, कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ इज नॉट, यस कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्त का कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्क करेगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका सी ऑप्शन रहा होगा अगर आपने किया है तो। पूरे सेशन को आपने अच्छे से कवर किया, डिफाइन किया मैंने सारी चीज़ों को, हर एक प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए। अगली परीक्षा में अगली तरह से तैयारी जो आपकी तैयारी मुख्य रूप से हो तो इन सब का उपयोग आप अच्छे से करिएगा। ये मेरे ख्याल से आपके लिए वैल्यूएबल सेशन था, आपने अच्छे से देखा, सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फीडबैक रखिएगा, कितने प्रश्न आप किए हैं, कितने प्रश्न आपके हो पा रहे हैं, कितना सही है कितना गलत है, इसको जरूर बताइएगा। बाकी मुलाकात फिर से अगले नए अप्रोच नए कॉन्सेप्ट के साथ होगी। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।